7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. नमस्कार, यह है क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 पार्ट 2। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पहले उसे देख लें, फिर आप इसे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बना वो प्रोडक्ट है। द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रो एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। ये जो एरो प्लेस की गई है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखाता है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। यहाँ रिएक्टेंट्स को लिखा गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, और उनके बीच में प्लस साइन को यूज़ किया गया है। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। चूँकि यहाँ प्लस साइन आपको नहीं दिख रही होगी, चूँकि एक ही प्रोडक्ट है, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होती तो हम उसे प्लस साइन लगा कर लिखते। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो ये एरो हेड है, जो ये एरो हेड जिस तरफ पॉइंट करता है वो रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाता है, और वो जनरली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर पॉइंट करता है। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? तो यस है, और छोटा रास्ता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अगर हम केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल करें तो हमारा रिएक्शन और भी छोटा हो जाएगा। मैग्नीशियम की जगह हम Mg इस्तेमाल करेंगे और ऑक्सीजन की जगह O2, तो हमारा जो इक्वेशन है वो देखने में और भी छोटा लगेगा, और हम उससे वही इन्फर कर पाएंगे जो हम पहले इन्फर करते थे। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल इक्वेशन, जैसे ये केमिकल इक्वेशन है, तो हर केमिकल इक्वेशन एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जलाया था और उसके बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, तो यहाँ एक मतलब फिजिकल केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उसके बाद फिजिकल केमिकल रिएक्शन को देखते हुए हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। If you recall the formula of magnesium oxygen, magnesium oxide, magnesium Mg for magnesium, O2 for oxygen, and MgO for magnesium oxide, the above word equation can be written as, okay, count and compare the number of atom of each element on LHS and RHS of the arrow। हमें क्या करना है कि जो LHS में जो Mg का आइटम है और RHS में जो Mg का आइटम है, LHS में जो O2 का आइटम है और RHS में जो O का आइटम है, सो मतलब O2 मतलब कहने का ऑक्सीजन का 2 आइटम है और यहाँ एक ऑक्सीजन का 1 आइटम है। तो हमें ये कंपेयर करना है। बेसिकली हम ऐसा कर रहे हैं ऑक्सीजन मतलब जो ये रिएक्शन है उसे बैलेंस करने के लिए। सो हम एटम को काउंट करते हैं, और अगर वो मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होता तो उसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो हम नंबर ऑफ एटम्स को इक्वेट करने के लिए उसे बैलेंस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है क्लास 8 या 9 में। तो उसमें कहा जाता है कि मास को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसी के बेसिस पे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम मास, चूँकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का लॉस नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो गई, जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 2 आइटम है, मैग्नीशियम के 1 आइटम है, तो यहाँ पे कुल 3 आइटम हो गए। और यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम का 1 आइटम है, Mg है और O है, ऑक्सीजन का भी एक ही आइटम है। तो यहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3 आइटम है और यहाँ पे बचा 2 आइटम। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि रिएक्टेंट में हमने 3 आइटम डाला और हमें मिला 2 आइटम। तो बेसिकली ये एम्बिग्विटी है, ये एक मतलब, तो उसे हम ओवरकम करने के लिए किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड्स? इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मैंने आपको बताया कि मास अगर सेम नहीं हो तो हम उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और सच केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि जो भी केमिकल इक्वेशन का मास बैलेंस्ड नहीं है, जो भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, उसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन 1.2 इज़ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 एटम है और राइट हैंड साइड में 2 ही एटम है। सो ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन नहीं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है जो कि बैलेंस्ड नहीं है। फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम हमने जलाया था ऊपर,
Balanced chemical equation. Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created and nor be destroyed. ओके सही बात है कि मास को हम बना भी नहीं सकते हैं. जिस तरह एनर्जी के बारे में हम बोला था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही केस मास के साथ भी होती है कि मास कैन ऑल्सो नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. द होल मास ऑफ यूनिवर्स इज फिक्स्ड, सो that is why it is needed to balance a chemical equation. And that is the total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to total mass of the elements present in the reactants. मतलब जितना मास प्रोडक्ट का है उतना ही मास रिएक्टेंट का होना चाहिए. उसमें अगर कमी आती है तो उसको ओवरकम करने के लिए हम उसे बैलेंस करते हैं. इन द अदर वर्ड, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. नंबर ऑफ़ एटम जो केमिकल रिएक्शन होने से पहले था और नंबर ऑफ़ एटम जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें मिला, जो प्रोडक्ट में मिला, वो बराबर होना चाहिए. हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन. इज़ द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? 1.2 कहाँ है भाई? 1.2 शायद इसे कहा जा रहा है. यस, इसे यही 1.2 है. तो पूछ रहा है कि क्या ये बैलेंस्ड है, तो नहीं भैया ये बैलेंस्ड नहीं है. हेंस वी नीड टू बैलेंस. ओके ठीक, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप. तो अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे. द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड एज, ये जो जिंक वाली इक्वेशन रिएक्शन हमने करा था, या जिंक में हमने H2SO4 या फिर HCl डाला था, तो यहाँ पे तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा है ये लोग. ठीक है, तो देखते हैं. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2. ये जो टेबल बनाया गया है इसमें हर एटम को आपको काउंट करने कहा गया है. लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो. तो हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, उन दोनों में हम नंबर ऑफ़ एटम काउंट करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई डिफरेंस है. अगर डिफरेंस होगा तो हम उन्हें बैलेंस करेंगे, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो हम उन्हें बैलेंस नहीं करेंगे. तो आइए हम अपने तरीके से काउंट करते हैं. इन्होंने टेबल बना के करा, हम ऐसे करते हैं. यहाँ पे Zn है और यहाँ भी Zn है. देखिए यहाँ भी Zn एक है और यहाँ भी Zn एक है. तो इसमें मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक ही जिंक का आइटम है, मतलब जिंक बैलेंस है. हमें जिंक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी. यहाँ पे हाइड्रोजन का आइटम है और यहाँ पे दो H2 है, यहाँ भी H2 है, दो हाइड्रोजन का आइटम है, तो दोनों हाइड्रोजन बैलेंस्ड है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही सेम है. और SO4 जो सल्फेट आइटम है वो भी चूँकि एक सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी एक सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन, तो एक एक सल्फेट एटम है, तो कोई दिक्कत नहीं है. मतलब ये इक्वेशन जो मिली हमें ये प्री बैलेंस्ड थी, ये पहले से बैलेंस्ड थी, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी. तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, हमें इसे बैलेंस नहीं करना पड़ा. एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज़ सेम ऑन बोथ साइड. देखिए इन्होंने टेबल बना रखा है और चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो सेम है, तो हमें इसे बैलेंस नहीं करना पड़ा और सही है. लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. इसमें आप देखिएगा, इसमें आपको अलग अलग मिलेगा. जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे आयरन है, यहाँ पे देखें आपकी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक ही आयरन एटम है, यहाँ पे देखिए 3 आयरन एटम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है और यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन. चूँकि हाइड्रोजन तो बैलेंस है, चलो भैया मान लिया, पर ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में 3 का डिफरेंस है और आयरन में भी 2 का डिफरेंस है. तो हम इसे बैलेंस करेंगे, इसे हीट एंड ट्रायल से बैलेंस सिखाया जाएगा आपको. और देखिए टू बैलेंस, स्टेप 1 है बैलेंसिंग में. टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच. सबसे पहले जो भी केमिकल इक्वेशन आपको दिया गया है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, हम हर एलिमेंट का, जैसे Fe है तो Fe का एक बॉक्स बनाएंगे, H2O का एक बॉक्स बनाएंगे. तो यहाँ पे एक एक बॉक्स बना लिया हमने 1.5 का. और आते हैं स्टेप 2 में. लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन. और हर एटम के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के लिए. तो यहाँ पे Fe को लिया हमने सबसे पहले, तो Fe का एक एटम लेफ्ट हैंड साइड में है और Fe का 3 एटम राइट हैंड साइड में है. हाइड्रोजन का 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में भी 2 एटम है. और ऑक्सीजन का 1 एटम लेफ्ट हैंड साइड में है और ऑक्सीजन का 4 एटम राइट हैंड साइड में है. स्टेप 3 है. इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. हम हमेशा रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, हम पहले सर्च कर लेंगे कि वैसा कौन सा एटम है जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस है. डिफरेंस नहीं मतलब एटम सबसे ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट में हो, प्रोडक्ट में हो. तो यहाँ सबसे पहले हम सबस्क्रिप्ट जो दे रखा है O4 Fe3 H2 F, यहाँ पे Fe1 है, 1 लिखते नहीं है इसलिए.
तो हम सबस्क्रिप्ट देखेंगे और जिसकी सबस्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा हमें दिखेगी, यहाँ पे हमने ओ की सबस्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा देख रखी है, तो हम बैलेंसिंग उसी से शुरू करते हैं। ये कन्वीनियंट होता है हमारे लिए और इससे बैलेंसिंग आसान भी होती है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल है, इसमें कुछ है नहीं इस तरह का कोई लॉजिक। हम एक एक रख रख के पुट कर करके देखते हैं और जो सुइटेबल होता है हम उसे ही मान्यता देते हैं। इट में बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो। In the compound, select the element which has maximum number of atom. Using these criteria, select Fe3O4. We select Fe3O4 and the element oxygen in it. तो हमने पहले इस बॉक्स में देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा एटम है और इसमें ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा एटम है, तो हमने O को सेलेक्ट करा सबसे पहले बैलेंस करने के लिए। Using these criteria, there are 4 oxygen atom on RHS and only 1 on LHS. यहाँ पे केवल LHS में केवल एक ही ऑक्सीजन एटम थी और RHS में 4 ऑक्सीजन एटम थी। अब हम बैलेंसिंग करते हैं इसे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर दें कि जो LHS में 4, अब देखिए, अब यहाँ पे जो एक है तो 4 को तो हम एक बना नहीं सकते, क्योंकि 4 को अगर एक बनाने चलेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन डिसरप्ट हो जाएगा। मतलब हम हमेशा जब भी कोई भी चीज़ बैलेंसिंग में लगाएंगे तो राइट हैंड साइड में लगाएंगे। कोई भी, जैसे ये एक बॉक्स है ना, तो इसके राइट हैंड साइड में कोई भी हम स्क्रिप्ट पुट करेंगे, कोई भी नंबर पुट करेंगे 1 2 3 बैलेंसिंग के लिए, हम इस जो जो सब्सक्रिप्ट में लिखा गया है 4, इसे हम कभी नहीं बदलेंगे, इन 3 को कभी नहीं बदलेंगे। ऐसा करने से जो रिएक्शन की आइडेंटिटी होगी वो लॉस हो जाएगी। तो हम हमेशा करेंगे, तो जैसे देखिए हम अभी ऑक्सीजन को हमने पकड़ रखा है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के 4 को तो एक बना नहीं सकते, क्योंकि इससे रिएक्शन की आइडेंटिटी लूज़ हो रही है। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि हमारा ये जो O यहाँ पे 1 है ये 4 हो जाए। तो ये करने का बस एक ही तरीका है, ये जो प्लस के बाद ये जो इस बॉक्स के पहले आप एक 4 लगा दीजिएगा। मतलब इस पूरे एटम को, H2O को आप 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे O4 हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से यहाँ पे जो हमारा H बैलेंस्ड था ये गड़बड़ हो रहा है, तो हमें इसे फिर बाद में जाके बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे 4 अगर लिख देते हैं तो ये बेसिकली 8 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके साथ ये फ़ायदा हो रहा है कि ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, पर इसके साथ क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन पहले से बैलेंस था वो ख़राब हो रहा है। लेकिन चूंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट है, तो हम इसे बाद में आके बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे Fe3 था, तो यहाँ भी हम Fe3Fe लगा सकते हैं, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, सॉरी। तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा, बेसिकली यहाँ पे 4 लिखा गया और ये हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मैंने जो आपको बताया, जो हम सबस्क्रिप्ट नहीं चेंज कर सकते हैं, तो सबस्क्रिप्ट चेंज करेंगे तो Fe3O4 जो फेरिक ऑक्साइड जो बना हुआ है वो फेरिक ऑक्साइड ही बदल जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो हमेशा कभी भी हम सबस्क्रिप्ट को नहीं बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 एंड 4H2O एंड नॉट H2O4 और H2O4। तो कभी भी यही आपको बताया जा रहा है कि सबस्क्रिप्ट को नहीं बदलेंगे। नाउ पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, हमने पार्टली बैलेंस करने का मतलब अभी केवल आपका जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हुआ है, तो ये पार्टली, यहाँ पे केवल 4 लिखा है इन्होंने, और ये पार्टली बैलेंस है, यहाँ पे केवल ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है। हम अगले स्टेप्स में आगे की इक्वेशन को बदलेंगे। तो आगे की इक्वेशन में क्या किया जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे H2 की जगह पे 4 लिख दिया जाएगा आपको, यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे Fe3 था, यहाँ पे 3 एटम है Fe का, यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा। ये अलग अलग स्टेप में आपको बताया जाएगा। फिर भी यहाँ पे पढ़ लेता हूँ मैं। Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। किसी भी एक को पकड़ें, सबसे पहले हमने बड़े को पकड़ा, सबसे पहले वाला मायने रखता है, जो सबसे पहले वाला सबसे बड़े को पकड़ लेते हैं। उसके बाद आपको जो इच्छा हो, आप पहले आप चाहें तो Fe को बैलेंस कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले H2 को बैलेंस कर सकते हैं। तो इन्होंने पहले किसको बैलेंस करा, इन्होंने पहले H2 को बैलेंस करा। तो यहाँ पे 8 था, 8 एटम हो चुका था H2 का, और यहाँ पे केवल 2 एटम है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे राइट हैंड साइड में भी 8 एटम हाइड्रोजन का आ जाएगा। सो इसलिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई करा। अब देखिए, ये भी आपका पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। इसमें क्या क्या बैलेंस्ड है, इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करा था, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, और सेकेंड स्टेप में इन्होंने हाइड्रोजन को बैलेंस करा, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ये भी पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बच गया है हमारे पास Fe जो आयरन है, तो Fe3 है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे 3 Fe एटम है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में केवल
केवल और केवल एक Fe एटम है, तो अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो आगे का स्टेप में वही किया जाएगा। स्टेप 5 जो है, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस। जो तीसरा एलिमेंट बैलेंस नहीं है, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज़ आयरन। ठीक है, आयरन नहीं बैलेंस्ड है, आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपको मिल गया। स्टेप 6, फाइनली to check the correctness of the balanced equation, we count atoms of each element on both side of the square। तो अब ये पता करने के लिए कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, हम एक बार काउंट करते हैं जो हमारा फाइनल जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 Fe का आइटम है, यहाँ पे भी 3 Fe का आइटम है, यहाँ पे 4 H2 का आइटम है, यहाँ भी सॉरी यहाँ पे 8 H2 का आइटम, सॉरी H2 बोला था तो 4 ही है, H का 8 आइटम है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 8 आइटम है, और यहाँ ऑक्सीजन का 4 आइटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन का 4 आइटम है। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है, इसे हम चेक करते हैं। और हीट एंड ट्रायल इसे ही कहते हैं। हम रख रख के मतलब देखते हैं कि क्या कहाँ क्या रखना है, सबसे बड़े से शुरू करते हैं और फिर उसे बैलेंस करते हैं। इसके लिए और भी मेथड्स हैं, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो हम हायर स्टडी में पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड of equation 1.9 are equal, this equation is now balanced। तो ये अब balanced equation हो गया। This method of balancing a equation is called heat and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। और हाँ, smallest whole number coefficient होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको नहीं बताया था। तो अब जैसे देखिए, यहाँ पे हम बैलेंस कर रहे थे हाइड्रोजन को या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम ज़्यादा मतलब जितना छोटा नंबर दे सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में हम उसे चूज़ करते हैं, क्योंकि इससे इक्वेशन सरल हो। और बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल का यही तरीका है, जो सबसे छोटा स्क्रिप्ट हम पुट कर सकते हैं, मतलब जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जा रही हो, उसे हम रखते हैं और उसे देखते हैं। स्टेप 6, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसमें हमने कोई भी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं लिखा कि जो H2 है वो गैस है या फिर सॉलिड है, यहाँ पे Fe3O4 सॉलिड है या फिर लिक्विड है, क्या है, किस तरह का है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम उसके स्टेट के बारे में कि वो सॉलिड लिक्विड गैस किस तरह की है, अगर हम वो लिख दें तो वो इक्वेशन जो फिजिकल स्टेट के साथ हो जाती है। और बेसिकली ऐसा लिखने से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है उस इक्वेशन के बारे में। यहाँ पे आपको यही बताया गया है, carefully examine the above equation 1.9, does this equation tell anything about the physical state of each reactant and product। कोई जानकारी नहीं दे रही है हमारी फिजिकल स्टेट के बारे में। no information has been given in this equation about their physical state। to make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formulae। तो physical state मेंशन किया जाता है उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। आप नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जनरली लिखते हैं द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट आर रेस्पेक्टिवली, नोटेशंस आर, जी लिखते हैं गैस के लिए, एल लिखते हैं लिक्विड के लिए, ए क्यू लिखते हैं एक्वस के लिए। एक्वस से मतलब होता है कि कोई भी केमिकल हो अगर वो वाटर में मिक्स हो तो उसे हम एक्वस कहते हैं, और नहीं तो सॉल्यूशन, एस फॉर सॉलिड। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द वर्ड इक्वेशन इज रिटन विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑफ वाटर। द वर्ड इक्वेशन, हाँ ठीक है, वाटर सॉल्यूशन में जो भी प्रेजेंट हो उसे हम एक्वस कहते हैं। द बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम, और उसके बाद हम Fe सॉलिड है, हमारा H2O गैस है, Fe3O4 सॉलिड है, H2 गैस है। आप ये चिंता ना करें कि हमें पता कैसे चलेगा ये कौन गैस है, क्या रिएक्टेंट है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन कुछ भी मिलेगा उसमें बेसिकली ये लिखा ही होगा, आपको बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों लिखते हैं। और अगर आप रिएक्शन करते हैं, अगर आप करके देखते हैं लैब में, तो आपको पता चलेगा कि हमने सॉलिड आयरन लिया था, उसे मतलब H2O में डाला था तो बना था जो कुछ भी, तो वो आप देखेंगे तो आपसे उससे इन्फर कर सकते हैं कि इससे ये गैस निकल रही थी, जैसे H2 गैस निकल रही थी तो वो गैस फॉर्म में था, और Fe3O4 बना वो सॉलिड बना तो ये सॉलिड था। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नोट दैट द सिंबल G इज़ यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट दैट दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन फॉर्म ऑफ स्टीम। मतलब यहाँ पे आयरन जो था वो सॉलिड लिया गया, मतलब आयरन का एक स्ट्रिप लिया गया होगा और उस पर H2O की स्टीम पास कराई गई होगी, मतलब भाप को, जो पानी का जो भाप होता है उसे पास कराया गया होगा। तो यहाँ पे Fe3O4 बना और H2 गैस निकला।
तो ये रिएक्शन जब आप देखेंगे तो आप इन्फर कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पाई दम। जनरली हम नहीं लिखते हैं, पर लिखें तो इन्फॉर्म मतलब जो इक्वेशन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो द एरो ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 340 ATM, मतलब ये जो बड़ा सा एरो दिख रहा है आपको, हम हमेशा अगर कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है, कोई मतलब जैसे कैटलिस्ट कोई यूज़ हो रहा है रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, तो हम कैटलिस्ट का नाम लिखते हैं। अगर कोई भी चीज़ जो मदद कर रही है हमारी रिएक्शन में, तो इसे हम क्रेडिट इस एरो के ऊपर या फिर नीचे देते हैं। ये तरीका है। यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन गिवन टेक्स्ट अर्लियर। तो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक के लिए बाय।